जय हिंद दोस्तों, आई होप यू और ऑल वेल और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो हम क्या कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन निपटा रहे, इंडियन पॉलिटी निपटा रहे थे। इंडियन पॉलिटी में लगभग मैंने आपको टू जाएगी तुमने लगभग मैंने क्या कहते हैं पूरा करा मौलिक अधिकार पूरे पढ़ा चुका था। अब बात करने वाले हैं हम राज्यों के नीति निर्देशकता। नीति निर्देशकता मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट। ठीक है, ये क्या है ऑफ द स्टेट। तो ये होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। भारतीय संविधान में इसको जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, ये कहाँ से आए और किसका स्रोत क्या था, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे प्रावधान हैं, उनको हम उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा देखिएगा। ठीक है, एक बार यहाँ से पढ़ लोगे समझ लोगे तो कहीं से भी डीपीएसपी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, नीति निर्देशक तत्व मतलब कि नीति मतलब कि निर्देशक तत्व, ये किसके लिए बनाए गए, स्टेट के लिए। किसके लिए बनाए गए, स्टेट के लिए। स्टेट के लिए इस किस मतलब स्टेट को क्या करता है ये, स्टेट को ये निर्देश देता है कि क्या निर्देश देता है स्टेट को कि आप ऐसा कर काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं और डीपीएसपी होते हैं उसमें फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत में एक फ़र्क बताता हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स होता है ये इन्फोर्सेबल है। ठीक है, इस पर न्यायालय, आप इस पर न्यायालय में जाके इसको लागू करवा सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट जाके। और साथ साथ ये वाद योग्य मतलब कि इस पर आप डिबेट कर सकते हो। ठीक है, डिबेट होती रही है, बहुत सारी डिबेट्स आई हैं, बहुत सी डिबेट्स आई हैं। ठीक है, डीपीएसपी पर लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्व है क्या। ठीक है, ये राज्य को एक तरीके से आपको एक दिशा निर्देश देता है कि आप ये काम कर सकते हो। जिस तरीके से मौलिक अधिकार किसी में क्या कहते हैं व्यक्ति को अधिकार देता है, उसी तरीके से जो डीपीएसपी है, इस डीपीएसपी की चर्चा मिलती है 36 से 51 के बीच में। ठीक है, ये व्यक्ति को एक स्वतंत्रता देता है कि सॉरी राज्य को स्वतंत्रता देता है कि आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ये कहाँ से लाया गया। ये लाया गया था आयरलैंड से। कहाँ से लाया गया था, कौन सी कौन किसके संविधान से लाया गया इसको, आयरलैंड के संविधान से लाया गया। ठीक है, तो आपको पता ही कि हमारा जो भारतीय संविधान है ये बहुत जगह से लाया गया है। चाहे हम बात करें डीपीएसपी की बात करें, बहुत जगहों से इसको लाया गया है। ठीक है, बहुत मतलब कि जैसे कि आपका मौलिक अधिकार हो गया, यूएसए से लाया गया है ना। आपका राष्ट्रपति का जो पद होगा वो कहाँ से लाया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लाया गया, बहुत सारी चीज़ें ना हमने अन्य देशों के संविधान को अध्ययन किया है और जो भी हमारी अच्छी बातें थी उनको हमने अपनाया है। ठीक है, और बहुत और 90% जो है कहते हैं, आपका कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 था उससे लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। डीपीएसपी की चर्चा करें तो डीपीएसपी के बारे में आपको बता चुका हूँ, आयरलैंड से लाया गया है। आप पूछा जाता है कि आयरलैंड ने ये कहाँ से लाया था, तो आयरलैंड ने इसको जापान से लाया था। ठीक है, जापान से ये आयरलैंड सॉरी स्पेन से लाया गया था ये, दिमाग से उतर गया, जापान से नहीं, स्पेन ने सबसे पहले इसको लागू किया था। यहाँ फिर आयरलैंड में आया, फिर आयरलैंड से कहाँ से लेके कौन लेके आया, भारत सरकार। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, एक विद्वान थे हमारे जब हमारा भारत संविधान बन रहा था, उसकी भारतीय संविधान सभा के जो मेंबर थे उनका नाम था बी एन राव। कौन थे, बी एन राव। ठीक है, बी एन राव ने एक चीज़ बोली। क्या बोली उन्होंने, देखो हमें कुछ ऐसे अधिकार चाहिए जिसको हम तत्काल लागू कर सके। तो मैंने देखिए, हमें दो तरीके के अधिकार चाहिए जिसको हम तत्काल लागू कर सकते हैं, या कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनको हम अभी देने योग्य नहीं है लेकिन भविष्य में हम इनको प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तत्काल में तो हमारे मौलिक अधिकार आ गए। ठीक है, भविष्य में इनको हम नाम देते हैं डीपीएसपी। ये कि लेकिन डीपीएसपी किसको मिलते हैं, स्टेट को मिलते हैं, और ये मौलिक अधिकार किसको मिलते हैं, किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं। ठीक है, इसी इसी के कारण बी आर अम्बेडकर क्या कह सकते हैं कि जो केटी साथे उन्होंने एक चीज़ बोली, ये एक ऐसा चेक है, ये एक ऐसा चेक है जो बैंक बैंक क्या है, जिसका भुगतान बैंक अपनी मर्ज़ी से करेगा। मतलब कि अगर राज्य चाहे तो इसका इससे इसको लागू कर सकता है। और ये राज्य वैसे डीपीएसपी जो मिलती है राज्य को मिलता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको मिलता है। वो चाहे तो इसको लागू कर सकता है और चाहे तो इसको लागू नहीं कर सकता। ठीक है, इस पे लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, इन्फोर्स नहीं करा सकते हो। ठीक है ना, और आप इस पर सीधे जाके वाद योग्य भी नहीं है, डिबेटेबल भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था, मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या था कि व्यक्ति को एक मौलिक अधिकार दे जिससे क्या हो, उसकी जिसको उसको क्या कहते हैं, उसके शोषण ना हो सके, है ना, उसको स्वतंत्रता पर कोई ना, उसकी समानता प्राप्त हो सके, है ना। तो एक तरह से मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन डीपीएसपी का उद्देश्य क्या था, ठीक है, डीपीएसपी का उद्देश्य है कि समाज में सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की
स्थापना हो, और सरकार को ये लोक कल्याण के कार्यों को करने में सहायता देता है। मतलब कि आपका वेलफेयर स्टेट, मतलब कि वेलफेयर स्टेट की अगर अपने स्थापना करनी है। वेलफेयर स्टेट क्या होता है, वो क्या ऐसा होता है, स्टेट होता है जिसके अंदर क्या होता है, वो जो जो निचले वर्ग के लोग होते हैं उसका भी जो स्टेट होता है वो ख्याल रखता है। ठीक है, जैसे कि गरीब लोग हो गए, पिछड़े लोग हो गए, इनका ख्याल रखता है। तो समाज में जो वेलफेयर स्टेट की स्थापना के लिए, मतलब कि कल्याणकारी राज्य, मतलब ऐसा राज्य जो गरीब लोगों की भी सोचे, ऐसे राज्य की स्थापना के लिए डीपीएसपी दी गई। किसको दी गई थी? ये दी गई है राज्य को, स्टेट्स को। ठीक है। अब आर्टिकल 30 से अब बात करते हैं। सबसे पहले इसका अनुच्छेद आता है आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 36 में कुछ नहीं है, इसमें परिभाषा दी गई कि राज्य क्या है और राज्य की परिभाषा क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, राज्य क्या होता है, राज्य की सबसे पहले परिभाषा होनी चाहिए। राज्य क्या होता है, आपको पता होना चाहिए राज्य होता क्या है। राज्य एक ऐसी संस्था होती है जिसके पास अपना कानून होता है। राज्य यहाँ पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, राज्य कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसका अपना कानून होता है, जिसका अपना क्षेत्र होता है, ठीक है। इनके पास अपने संसाधन हो सकते हैं, अपना कानून निर्माण कर सकता है, और उसको लागू करने के लिए अधिकारी भी होते हैं। जैसे कि मान के चलो TPDDL, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, इसके बारे में सुना होगा। या फिर जल बोर्ड देख लीजिए, इसका अपना क्या कहते हैं, इसके पास अपने संसाधन होते हैं, अपना बोर्ड है। ठीक है ना, संसाधन भी है इसके पास। ठीक है, अपने संस्था भी है। ठीक है, वो कानून लागू करने के लिए इसके अधिकारी हैं, जो सीधा स्टेट गवर्नमेंट से इनका, अगर बिजली चोरी करते हो सीधा आपको जेल हो जाती है, पता होगा आपको। ठीक है, तो राज्य का कहना मतलब यहाँ पे सिर्फ एक राजनीतिक इकाई की बात, एक ऐसी राजनीतिक इकाई की हम बात करते हैं, पॉलिटिकल यूनिट की बात करते हैं, जो राज्य की बात, जो कि जिसके पास क्या हो, अपना खुद का संसाधन हो। ठीक है, जिसके पास अपना कानून हो, जो लोगों को वेतन देता हो, है ना, और जिसके पास अपना क्षेत्र हो। ठीक है, राज्य, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कौन कौन सा राज्य है जिसको आप राज्य का दर्जा दे सकते हो। ठीक है। ठीक है, और कहा गया है कि इसमें परिभाषा में कहा गया है कि जो राज्य होगा नीति निर्देशकों को लागू पर ध्यान देगा, मतलब कि इसको लागू करने में अपने प्रयास करेगा। ठीक है। ठीक है, इतना कहा गया। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 कहता है कि जैसे डीपीएसपी क्या है, राज्य को दिए गए हैं। ठीक है, राज्य इसको लागू भी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आपने नोटिस करा होगा, इसी नीति निर्देशक तत्व में दिखाया गया कि नशीली चीज़ों पर प्रतिबंध कराया गया। ठीक है ना, कुछ राज्य इस पर, कुछ राज्यों ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है, और कुछ राज्यों जैसे कि बिहार ने इस पर प्रतिबंध है, लेकिन दिल्ली में वो चीज़ प्रतिबंध नहीं। जैसे कि शराब पर प्रतिबंध बिहार में है, लेकिन दिल्ली में उसको प्रतिबंध नहीं है। ये भी डीपीएसपी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो 37 में कहा क्या गया है, 37 में कहा गया है कि जो न्यायालय है इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, मतलब इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इन्फोर्स, मतलब न्यायालय अगर चाहे भी तो उस पर इन्फोर्स नहीं कर सकती है, ज़बरदस्ती नहीं अपना सकती, कह नहीं सकती है राज्य को कि इसको लागू करो। वो राज्य के ऊपर है, तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, वो चाहे उसको देना चाहे चाहे नहीं देना चाहे। ठीक है, इसी तरीके से ये वाद योग्य नहीं है, मतलब इस पर आप डिबेट नहीं कर सकते, डिबेट नहीं कर सकते आप। ठीक है, जिस तरीके से मौलिक अधिकारों पर आप डिबेट कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 क्या कहता है? 38 सबसे बड़ी बात करें, 38 कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि, मतलब कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि का मतलब यहाँ पे क्या है, सरकार जनता की कल्याण करेगी, जैसे कि राशन कार्ड, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। मतलब कि सरकार क्या करेगी, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए जो सरकार होगी वो जगह जन कल्याणकारी कार्य करेगी। जैसे इसमें आपने नोटिस करा होगा, राशन कार्ड की व्यवस्था की गई है। ठीक है, राशन कार्ड की व्यवस्था की गई है, आपको पता ही होगा। वो किसके तहत की गई है? इसी के तहत की गई है। ठीक है, मतलब इसमें कहा गया कि इस राज्य जो होगा क्या कहते हैं, आर्थिक व राजनीतिक न्याय स्थापित करने में अपना योगदान देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 38 में। ठीक है, अब कहा गया आर्टिकल 39 में क्या गया है? आर्टिकल 39 में क्या गया है कि समान काम के लिए समान पुरुष के को समान वेतन दिया जाएगा, तथा संसाधनों का उचित वितरण। संसाधनों का उचित वितरण क्या है, इसको समझने से पहले सबसे पहले यहाँ पर समझिए, समान काम के लिए समान, मतलब कि ये नोटिस करिएगा, मान के चलिए कोई काम है, वैसे ऐसा होता तो है नहीं। मान के चलिए एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, वही पुरुष 8 घंटे काम करता है, उसको समान वेतन मिलता है। लेकिन ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी कभी नोटिस कभी देखा होगा ऑफिस के अंदर क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर के आधार पर, मतलब कि श्रम के आधार पर देखो 8 घंटे तो वो काम करता है। कभी कभार जो महिलाओं को होता है, जो फीमेल्स होती हैं, उनको थोड़ा हल्का काम दे दिया जाता है। ठीक है, वहीं अगर 8 घंटे का कोई अगर मेल काम करता है, उसको थोड़ा सा हैवी काम दे दिया जाता है। दैट्स वाई उनकी जो सैलरी में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, लेकिन आप इसके लिए आप सीधा न्यायालय में नहीं जा सकते हो, क्योंकि डीपीएसपी का एक अंग है, मतलब कि सरकार कोशिश करेगी, चाहे तो मान के चलिए अगर राज्य ने इस चीज़ को लागू कर दिया तो तब जाके ये इन्फोर्सेबल है, वरना ये नहीं है। ठीक है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, संसाधनों का उचित वितरण मतलब कि सरकार के बहुत सारे संसाधन हैं, उनका उचित वितरण करना है। इसके बारे में अगर मैं आगे जाके आपको समझाऊँगा, इस पे आगे आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है? आगे अभी ये क्या क्या कहता है, 42वां संविधान संशोधन बहुत बड़ा है। 42वां संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का एक ऐसे इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कहा जाता है। इसमें बहुत सारे संविधान की भारतीय संविधान के अंदर बहुत सारे संशोधन किए गए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दिया जाता है, मतलब कि छोटा संविधान का भी नाम दिया जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया था, निःशुल्क विधि सहायता, मतलब कि राज्य क्या करेगा, निःशुल्क विधि सहायता करेगा, कानूनी सहायता प्रदान करेगा। कभी आप अगर मान के चलिए कभी आप कोर्ट में गए हो, तो मान के चलिए अगर आपके वकील लिए, तो जो कोर्ट होता है वो आपको सरकारी वकील प्रदान करता है। वो किसके किसके आधार पर कराता है, वो करता है 39 के का के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 में ग्राम पंचायत पंचायत का स्तर, ग्राम पंचायत होगी। ये जो उसका गठन है वो किसके आधार पर, नोटिस करोगे ग्राम में ग्राम सभा होती है ना, ग्राम पंचायत होती है, नोटिस करा होगा ना, जिला ब्लॉक होता है ना, इन सब का चुनाव होते हैं, है ना। त्रिस्तरीय ढांचा होता है, 3 स्तर का ढांचा होता है, जैसे कि मान के 3 स्तर का ढांचा होता है। जब हम ग्राम पंचायत पढ़ाऊँगा तो इसमें जाके विशेष रूप में हम चर्चा करेंगे, अभी इस पे चर्चा करने की ज़रूरत हमें वैसे है नहीं, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन की बात कहाँ की गई है, ये कही गई है अनुच्छेद 40, मतलब कि कोई भी स्टेट, जैसे दिल्ली में जैसे जैसे कि एमसीडी है, वहाँ पे एमसीडी है, वहाँ पे ग्राम पंचायत नहीं है, तो ग्राम पंचायत गठन कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, ठीक है। मतलब नोटिस करिए, एमसीडी जहाँ होती है, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जहाँ पे होती है ना, आपका इसको हिंदी में बोलते हैं म्यूनसिपल कौनसिपल बोलते हैं, निगम निगम नगर निगम, नगर निगम बड़े बड़े देश और बड़े बड़े राज्यों में होती है, ठीक है। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेट वो इसके गठन को के लिए कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो ग्राम पंचायत का गठन कहाँ पे होता है, सबसे पहले राजस्थान में, आज़ादी के बाद सबसे पहले आज़ादी के बाद राजस्थान में सबसे पहले गठन हुआ था, राजस्थान में, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को इसका गठन किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को क्यों किया गया, क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि लोगों ग्राम गाँव को भी स्वशासन की जिम्मेदारी देनी चाहिए। मतलब कि जो महात्मा गांधी थे ना, वो ग्राम पंचायत के समर्थक थे। दैट्स वाई 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायत को राजस्थान में लाया गया, क्योंकि गांधी परिवार का संबंध राजस्थान में, गांधी मतलब कि कांग्रेस की सरकार बहुत बनी है, तो सबसे पहले और तक 1959 में लागू किया, तो उस टाइम राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार थी, ठीक है। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता काम शिक्षा या प्रदान कर, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग, मतलब कि राज्य चाहे तो इन सबको लागू कर सकती है। मतलब कुछ दशाओं में आपने नोटिस करा होगा कि वृद्धा शिक्षा, मान के चलिए गाँव में अगर आप कभी गए तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, बूढ़े बूढ़े, और बहुत सी बातें बनाते रहते हैं। उससे बढ़िया लोगों ने सरकार ने क्या करा, एक काम किया उन्होंने, क्या करा, उनको प्रौढ़ शिक्षा, मतलब मतलब कि वृद्ध शिक्षा, मतलब कि एक ऐसा कार्यक्रम लॉन्च किया जिसके तहत जितने भी बूढ़े लोग होंगे जो पढ़ लिख नहीं सकते, उनके लिए उन्होंने मुफ्त शिक्षा की क्या कहते हैं व्यवस्था कर दी, ठीक है ना, स्कूल खोल दिए, तो वो जाते हैं, है ना। और बहुत से ज़िलों में, यूपी के बहुत सारे ज़िलों में व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र में भी ये बहुत सारे ज़िलों में किया गया है इसके बारे में, ठीक है। वृद्धा पेंशन हो गया, वो भी खुश, विधवा पेंशन हो गया, है ना, विकलांग पेंशन को साइकिल देना, ये किसके तहत किया जाता है, कुछ दशाओं में सरकार इसकी सहायता प्रदान कर सकती है। ये आर्टिकल 49 में इसके बारे में कहा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 42 के लिए, लेकिन इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते, आप कर भी सकती है नहीं भी कर सकती, ठीक है। देखो मौलिक, देखो डीपीएसपी लाने का कारण ये था कि लाने का कारण ये था, कुछ कुछ अधिकार कुछ कुछ अधिकार लोगों को तुरंत देना मुश्किल था। जब भारत संविधान, जब भारत हमारा जब भारत हमारा, तो रुकिए, हम्म, जब भारत आज़ाद हुआ तो क्या हुआ कि भारत जब आज़ाद हुआ तो बहुत सारे हमारे हमारे देश के पास इतने संसाधन नहीं थे कि उन इन चीज़ों को तुरंत लागू किया जा सके। लेकिन समय के साथ जब हमारी स्थिति सही होती गई, तो डीपीएसपी की व्यवस्था की गई। जैसे जैसे हमारी जो आर्थिक हालात है वो सुधरते जाएंगे, देश के अंदर ऐसी व्यवस्था बनेगी तो हम इन चीज़ों को लागू कर सकें, इसलिए डीपीएसपी की व्यवस्था की गई थी। और ये डीपीएसपी की व्यवस्था किसके लिए की गई थी, राज्यों के लिए। जैसे मौलिक अधिकारों को किसी व्यक्ति को दिया जाता है, उस तरीके से डीपीएसपी को दिया जाता है किसी पूरी के पूरे स्टेट को, ठीक है। अब स्टेट की मैंने परिभाषा दे दी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं 42 में। 42 में बोला गया है कि 42 में एक चीज़ बोली गई है, न्यायोचित कार्य की
सॉरी, न्यायसंगत कार्य की मतलब मनोचित और व प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। नोटिस करा होगा कि मान के चलिए कोई प्रेग्नेंट है, कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है, तो उसको क्या कहते हैं, कुछ समय पहले ही उसको अवकाश दे दिया जाता है। सरकारी आजकल सरकारी सरकारी कार्यालय में तो ऐसा ही होता है। और उसके पति को लगभग 6 डिलीवरी से 6 दिन पहले उसको छुट्टी दे दी जाती है कि वो संभाल ले। ठीक है, ये व्यवस्था ये व्यवस्था कहाँ पे दी गई है? ये आर्टिकल 42 में इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, शारीरिक श्रम ना करना, कठोर, मतलब कि उसको जब तक वो गर्भवती है ना कुछ समय तक, तो उसको ऐसा काम ना दिया जाए जो कठोर हो, शारीरिक रूप से कठोर हो। ये कहाँ पे दिया गया है? ये कहाँ, इसका कहाँ पे उल्लेख मिलता है? आपके आर्टिकल 42 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या है? आर्टिकल 43 में क्या गया है? निर्वाह योग्य मजदूरी। निर्वाह योग्य मजदूरी के बारे में कहाँ किस में कहा गया है? इसमें कहा गया है आपके मतलब कि आर्टिकल 43 में, मतलब कि किसी व्यक्ति को उतना तो मजदूरी दो जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। मतलब कि मान के चलिए किसी व्यक्ति को 8 12 12 घंटे काम करो, उसको दे रहे हो 5,000 रुपये, तो ये सही नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अ, इसको आप फोर्सफुली कर, कोई राज्य कर भी सकता है, कोई राज्य इसको अपना भी नहीं सकता। ठीक है, फोर्सेबल नहीं है। इनफोर्सेबल मैं पहले आपको बताता चाहूँ कि ये परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, अब इसी में 43 का उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। ठीक है, जैसे कि आपने नोटिस करा होगा, बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग होते हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं। उसमें क्या होता है, आपने कभी नोटिस करा होगा कि कामगारों को इनकी इनके लिए मजदूर यूनियन बनाई जाती है, जिससे क्या हो, ये अपने अधिकारों के लिए बोल सके और अपने अधिकारों की मांग कर सके। यूनियन मतलब कि जो क्या कहते हैं, मिल के मालिक होते हैं। ठीक है, इसका गठन किसके तहत किया जाता है? इसका जो प्रबंधन है वो कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि आप संगठन बना सकते हो प्रबंधन भागीदारी के लिए। ठीक है ना, और आप जैसे बोनस दिया जाता है, वो किसके तहत दिया जाता है कि क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी मील को चलाने में, किसी मील हो गया, किसी बड़ी 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 ऑर्गेनाइजेशन चलाने में इन कामगारों का बहुत बड़ा योगदान हो। दैट्स वाई इसीलिए 43 में इसकी व्यवस्था की गई है कि राज्य इस चीज़ को लागू कर सकता है, अनिवार्य कर सकता है अपने स्तर पर कि अगर भागीदारों के लिए। ठीक है ना, अब बात करते हैं आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता क्या है? ठीक है, देखो, समान सिविल, अगर आपको सिविल संहिता समझना है ना, तो आपको छोटी सी एक चीज़ समझनी पड़ेगी। क्या समझना पड़ेगा? देखो, अगर आपने कभी नोटिस करा है कि भारत के अंदर बहुत सारे बोर्ड्स हैं। ठीक है, हमारे भारत जब हमारे जैसे कि मान के चलिए, देखो, हमारा देश है वो, देखो, तो एक होता है आईपीसी, इस पर भी चल रहा है। इसको बोलते हैं, इस आईपीसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सज़ा दी जाती है। मतलब कि इंडियन पीनल कोड, मतलब किसी भी व्यक्ति को किस आधार पर इंडियन पीनल कोड बोलते हैं। ठीक है, एक होता है सिविल लॉ, सीपीसी बोलते हैं जिसको, सिविल लॉ प्रोसीजर कोड क्या होता है, इसके तहत भी मतलब कि प्रोसीजर क्या होने वाला है। ठीक है ना, बहुत सारे कानून बनाए हैं, जैसे कि आपके मुस्लिम बोर्ड अलग है, मुस्लिम बोर्ड है, इनका अपना कानून है। और हिंदू कानून अलग बन रखे हैं। भारत में सिविल संहिता नहीं है, भारत में सिविल संहिता नहीं है, मतलब कि बहुत साल से ही क्या कहते हैं, पुराने जो कानून है उसी आधार पर जो भारत है वो चल रहा है। ठीक है ना, और उसको एकदम से लागू कर पाना मुश्किल। समाजशीलता मतलब कि सबके लिए समान कानून। मान के चलिए, कभी आपने नोटिस करा होगा कि मुस्लिम व्यक्ति एक से अधिक शादी कर सकता है, लेकिन वही हिंदू धर्म में इसकी मनाही है, हिंदू व्यक्ति नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुस्लिम का अलग मुस्लिम लॉ बोर्ड है और हिंदू का अपना अलग अपना है, हिंदू के कानून अलग है। इनको अगर मान के चलिए, अगर भारत में अगर एक समान सिविल संहिता ला दी जाए, मतलब कि सभी के लिए समान, जो भारत के सब, मतलब कि एक का नियम कानून की सूची बना दी जाए, भारत सरकार बना दे, और उसमें कहा जाए कि ये सबके लिए लागू होगा। जो ये मुस्लिम बोर्ड बना हुआ है, हिंदू बोर्ड बना हुआ है, इनके जो कानून है वो निरस्त हो जाएंगे। लेकिन हमारा आधार जो है इन्हीं पर है, इन्हीं मुस्लिम बोर्ड कानून पे आधार है हमारा। हिंदू बोर्ड जो कानून बनाए थे इन्हीं पर हमारा अभी तक आधार चला, इनको एकदम से चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई अनुच्छेद 14 में कहा गया था कि अगर समय के साथ साथ अगर ऐसी व्यवस्था बने, भारत ऐसी ऐसी स्थिति में आए जिसमें वो इस चीज़ को लागू कर सकता है, तो कर सकता है। ठीक है ना, और ऐसा लागू भी किया गया। जैसे गोवा में सबसे पहले समान सिविल संहिता कहाँ पे लागू की गई है, आपको पता होने से, सबसे पहले गोवा में समान सिविल संहिता लागू की गई है। ठीक है, अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आपको पता है। देखो, अपराध के कानून को दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड के नाम से जाना जाता है ना। और चुनाव के कानून को बहुत बहुत सारे, देखो देखो, मान के चलिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो उसको उसके इसके आधार पर सज़ा दी जाएगी। अगर मान के चलिए किसी ने चुनाव के अंदर कोई ऐसा काम कर दिया, तो उसको चुनाव संहिता के आधार पर सज़ा दी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं 45 के। 45 में क्या किया गया? 45 में क्या कहते हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना की जिम्मेदारी सरकार की होगी। ठीक है ना,
जिम्मेदारी होगी, ये सरकार इसको लागू कर सकती है। आपने नोटिस का भी करा होगा, 6 वर्ष से नीचे से व्यक्ति के लिए क्या करता है, बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम लागू करती है ना, जिसमें आपके डीपीटी के टीके हो गए, है ना, मिशन इंद्रधनुष हो गया, है ना, नेशनल क्या कहते हैं उसको, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया आपका, और जन औषधि दिवस मनाया जाता है, वो किस लिए मनाया जाता है, और बहुत सारे कार्यक्रम जो होते हैं जो क्या कहते हैं 6 साल से नीचे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कराया कराया जाता है। जैसे कि आपका हो गया मिशन इंद्रधनुष की बात में बात करिए ना, और नेशनल वैक्सीन, बहुत सारी चीज़ें की जाती है जी। इसके लिए इस अनुच्छेद में क्या कहते हैं, सरकार एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करे जिसमें क्या हो, 6 से 7 साल तक के बच्चे को तो स्वास्थ्य पर ध्यान दे, और 6 से 14 साल तक के बच्चे को मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इस ठीक है, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर टाटी 1 में जोड़ दिया गया। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा, इसको मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, 46 में क्या कहता है, 46 में कहा गया है, 46 में एक बात की गई है, क्या की गई थी, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष आरक्षण की बात। विशेष आरक्षण की बात क्या की गई, देखिए मान के चलिए कुछ ऐसे जो कुछ बहुत सारे जातियाँ हैं जो अनुसूचित हैं, मतलब कि जो उनकी माइनॉरिटी में, जो वो क्या कहते हैं बहुत पिछड़ी हुई है, तो उनके लिए आरक्षण, एससी एसटी के आरक्षण की बात किस में की गई है, ये की गई है आपके 46 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47 में। 47 सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। ठीक है ना, ऐसा सरकार करती हुई अगर आपने नोटिस करा हो, तो आपने कभी नोटिस करा, मिड डे मील योजना जो आती है आजकल, मिड डे मील देखा दिल्ली के, दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हो, सॉरी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में तो मिड डे मील की योजना चल रही है, वहाँ पे सुख क्या कहते हैं, मतलब कि 8वीं तक के बच्चों को फ्री में खाना दिया जाता है। ठीक है ना, और साथ साथ क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स होती है वो प्रोवाइड की जाती है। अब तो दिल्ली में हेल्थ क्लिनिक भी खुल चुके हैं, है ना, स्कूल हेल्थ क्लिनिक खुल चुके हैं, तो ऐसी सरकार व्यवस्था कर रही है, जैसे दिल्ली में ये चीज़ को लागू किया गया है। ठीक है, शराब पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया आपको पता होना चाहिए, ये आपको बिहार में लगाया गया, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं है, क्योंकि कोई इस स्टेट के ऊपर है, स्टेट लागू करना चाहती है नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार बस, क्योंकि क्या कहते हैं इसमें कहा गया है कि अगर जो व्यक्ति शराब इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगाता है, तो क्या सरकार जो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जो उससे रेवेन्यू हो रही थी ना उसका लगभग सारा परसेंट क्या कौन देगी, उसके लिए अलग से प्रावधान करेगी। जितना पैसा का नुकसान यहाँ पे हुआ ना, उन्होंने जो प्रतिबंध लगाया, तो वो पैसा कौन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं 48 के काम है, पर्यावरण वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना। ये क्या किया गया, देखो सरकार का कर्तव्य होगा। ठीक है ना, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, परिवार देखो हर जगह आपने 42वां संविधान संशोधन कहा है, तो मतलब कि 42वां संविधान संशोधन बहुत बड़ा था, इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए थे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में, तो इसीलिए इसको बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दिया गया। ठीक है, इसमें क्या क्या किया गया, क्या किया गया कि सरकार का काम क्या होगा, पर्यावरण को तथा वन की जिम्मेदारी का, देखें आप, जिसके लिए आपका एनजीटी की स्थापना की गई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी, आपको पता ही होगा, है ना। मान के चलिए अभी अभी दिल्ली में क्या होता है, एक बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, उसने क्या कहते हैं पार्क था पहले, वहाँ पे बिल्डिंग बना ली, मतलब कि धोखाधड़ी से मतलब घूस घूस दे के परमिशन ली, फिर बाद में पता ये चला सरकार को पता नहीं ये तो इलीगल काम किया था, इलीगल पता तो उस पर को तोड़वा दिया, पूरी बिल्डिंग को तोड़वा दिया और वो पूरा तोड़ गया। अब बात करते हैं 49 पे। 49 में क्या, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना तथा सरकार का कर्तव्य होगा। देखो राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करने का कर्तव्य किसका होगा, सरकार का। आप आपने नोटिस किया होगा, जो क्या कहते हैं ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। आर्कियोलॉजी सर्वे क्या करता है, बहुत जगह होती है वहाँ पे क्या करता है, वो जो पुराने पुराने महल है, बहुत जैसे लाल किला, ताजमहल होगा, इनका संरक्षण कौन करता है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके इनके अंतर्गत ये इनका जिम्मेदारी इनके 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 अंतर्गत आती है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50 में क्या क्या किया गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग करना, मतलब कि इसमें कर दिया गया कि जो कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका को देखो हमारे में अगर आपको पता हो सरकार के अगर आपको समझना हो, कोई भी देश 4 चीज़ों पर टिका हुआ है। ठीक है ना, अ, एक होता है विधायिका, विधायिका जिसको लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं ना, इसको उसमें विधानसभा विधान परिषद आता है। दूसरा आता है कार्यपालिका, तीसरा क्या आता है आपको पता होना चाहिए, न्यायपालिका, चौथा क्या आता है, न्यूज़ मीडिया। ठीक है, ये तीनों के तीनों अलग है, मतलब कि इसका काम क्या होता है,
कानून बनाना, इसका कानून लागू कराना, और इस न्यायपालिका का काम क्या होता है, इस कानून जो बनाया है उसका संरक्षण करना, मतलब कि उसको बताना कि ये सही है या नहीं है, ठीक है, परिभाषित करना, ठीक है। मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया, नोटिस किया होगा कि कभी जो न्यायपालिका स्वतंत्र है, हमारी जो न्यायपालिका क्या है वो स्वतंत्र है, उस पर किसी मान के चलिए किसी भी अन्य उसका अन्य किसी मंत्री का वो नहीं है, ठीक है ना। आपने कभी नोटिस करा होगा कि न्यायपालिका है कि अगर न्यायपालिका के आगे अगर मान के चलिए किसी बड़े व्यक्ति किसी मंत्री ने अपराध भी किया हो, जैसे लालू प्रसाद यादव को उनको जेल किस लिए, कि उन चारा घोटाले में उसको उनका नाम आया है, तो न्यायपालिका ये नहीं सोचेगी कि वो कार्यपालिका के कुछ समय पहले अंग थे। कार्यपालिका जब हम पढ़ाएंगे तो उसके बाद चर्चा करेंगे कार्यपालिका में, अभी आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, ठीक है। तो उनको सज़ा नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, उनको सज़ा मिली, ठीक है। अब बात करते हैं 51 में क्या किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता तथा द्वारा सलाह कर सुलझा देना, इसी अनुच्छेद के तहत भारत अनुच्छेद का सदस्य बना, ठीक है। इसमें कहा किया गया जो स्टेट होगा, स्टेट मतलब कि स्टेट की मैं बात, स्टेट में आपका सेंटर भी आता है, स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, ठीक है। उसमें बोला गया कि वो क्या करेंगे, प्रयास करके अंतर्राष्ट्रीय शांति करेंगे। आपको पता होगा तो कि आपने लोग भी नोटिस करा होगा कि जब यूएनए का सदस्य बना इसी के कारण बना था, वैसे तो सदस्य तो बहुत पहले ही बन चुका था, लेकिन यूएनए की हर भागीदारी में कभी नोटिस करा कि कभी भारत को किसी भी देश पर अतिक्रमण करते हुए भारत ने पंचशील समझौते पर समझौता किए उसके साथ, चीन के साथ 1955 में, ठीक है। ये सिंधु जल बंटवारा ट्रीटी साइन किए भारत ने, है ना। बांग्लादेश के साथ बहुत सारे पैक्ट किए हैं, नेपाल के साथ बहुत सारे पैक्ट किए हैं, है ना। श्रीलंका के साथ बहुत सारे पैक्ट किए हैं, है ना। जो आपका श्रीलंका में जो आपके लिट्टे लिबरेशन फ्रंट थी, उस जो वो आंदोलन चला था, उसमें भी भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करा। आगे जाकर वो चीज़ हिंसक हो गई थी, बात अलग है, ठीक है ना। ठीक है, उसको समझने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। ठीक है, मतलब कि सरकार का काम क्या होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बना रखे, ठीक है, और इसको लागू भी कर रखा है, ठीक है ना। तो नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण, ठीक है, ठीक है। देखो देखो अब नीति निर्देशक तत्व को वर्गीकरण किया गया, नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण किया गया है। इसमें देखो कुछ नीति देखो ये जितने भी तत्व नीति निर्देशक तत्व जो आए हैं, डीपीएसपी लाए गए हैं, ये किसी के ना किसी के तो विचार होंगे, या फिर इसमें किसी न किसी की, मतलब मान के चलिए मैंने एक चीज़ बोला कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसी न किसी व्यक्ति ने, किसी न किसी विद्वान ने या किसी मंत्री ने इसको परिभाषित किया होगा। कोई ऐसा ऐसे तो एकदम से उठ के चीज़ें आ नहीं जाती है ना। तो कुछ नीति निर्देशक तत्व उनको गांधीवादी की जो गांधी के विचार से संबंधित है उनमें रखा गया है, कुछ को समाजवादी मतलब जो समाज कल्याणकारी नीति निर्देशक तत्व है उनको उसकी संज्ञा दी गई, और कुछ थे उदारवादी भी लिबरल, जो सभी के लिए समान है, ठीक है। इसमें आपका आर्टिकल आता है 46 47 गांधीवादी में। देखो आप, अगर आपने नोटिस करा हो तो जो पंचायत का गठन होता है आपका 40 में। वो देखो पंचायत, क्योंकि गांधी जी पंचायत पंचायत ग्राम पंचायत के क्या कहते हैं गठन के लिए बहुत उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा कि गाँव को अपना स्वशासन देना चाहिए, ठीक है। जिसके तहत आपका राजस्थान में प्रथम ग्राम पंचायत लागू की 2 अक्टूबर 1949 को, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखो तो 43 हो गया। 43 में क्या क्या किया गया है, निर्वाह योग्य मजदूरी। देखो गांधी जी, अभी आपने नोटिस करा होगा कि मजदूरों के बहुत समर्थन किया है, मजदूरों का बहुत समर्थन किया। मजदूर अब अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे सत्या, जैसे कि आपका हो गया गुजरात में सत्याग्रह किए थे उन्होंने, ठीक है। तो ये 43 से संबंधित है। 46 इसी तरीके से 46 में कहा गया अनुसूचित जाति। देखो इसी के लिए उनको गांधी जी ने हरिजन हरिजन समाज हरिजन सम हरिजन पत्र क्या कहते हैं, जो SC ST है उनको हरिजन कहा, है ना। इनको कहा, इनको भी बहुत समर्थन दिया गांधी जी ने। वो क्यों कहा, क्योंकि वो गांधीवादी विचारधारा का एक भाग थे, ठीक है ना। इसी कारण 46 में का क्या क्या किया कहा गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने की बात की गई है, ठीक है। SC ST को आरक्षण दिया गया है। इसी तरीके से इसमें मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा और उसको अपने हिसाब से वर्गीकृत कर लीजिएगा, ठीक है। और उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपने जो किया है वो उसमें आपने क्या समझा, ठीक है। आगे चलते हैं। आप इससे संबंधित ना कुछ विवाद रहे हैं, उसको हम समझने वाले हैं, ठीक है। देखो अब ये विवाद क्या रहे, देखो मौलिक अधिकार और DPSP से संबंधित बहुत सारे केस रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान के चलिए कोई भी केस आता है, मान के चलिए
मान के चलिए कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं सब भारतीय राजनीतिक इतिहास में कि वो बहस का मुद्दा बना, ठीक है ना? इसमें बोला गया है कि क्या मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार और क्या कहते हैं मौलिक अधिकार और क्या कहते हैं आपका डीपीएसपी में क्या फ़र्क हो गया? डीपीएसपी ज़्यादा ताकतवर है या फिर डी मौलिक अधिकार ज़्यादा ताकतवर? इस पे संबंधित बहुत सारे काम हो गए, मतलब बहुत सारे विवाद हुए हैं न्यायालय में, उसको हम समझेंगे, ठीक है? ठीक है? इसके सबसे पहले आता है 1951 में एक मुद्दा आता है, उसको बोलते हैं चंपकम दोहराई राजन बनाव मद्रास सरकार, ठीक है? चंपकम दोहराई राजन बनाव मद्रास सरकार, ये 1951 में ये मुकदमा था मद्रास सरकार बनाव, मतलब कि यूनियन मद्रास सरकार और उसके बीच में चंपकम दोहराया था। इसमें बहुत बड़ा मामला बना था आगे जाके 1951 में। इसमें बोला क्या गया था कि जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, मैं इसका आपको पीडीएफ पर प्रोवाइड करा दूंगा। मौलिक जो अधिकार है वो क्या है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? डीपीएसपी से, ठीक है? मतलब कि जो मौलिक अधिकार है वो सॉरी मौलिक अधिकार है जो वो डीपीएसपी पर क्या है, अधीनस्थ है, ठीक है? पर अधीनस्थ है, ठीक है? अब इसी तरीके से एक और मुकदमा आता है 1967 में, गोलकानाथ गोलकानाथ बनाव पंजाब सरकार। इसमें 9 जज की वो बेंच बैठी थी। इसमें क्या बोला गया, इसमें अपने इसमें बहुत सारी चीज़ें देखो, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी। उसका कुछ अंग मैं आपको बता रहा हूँ जो डीपीएसपी से या फिर मौलिक अधिकारों से संबंधित थी, ठीक है? इसमें इसमें क्या बोला गया कि जो मौलिक अधिकार है और जो डीपीएसपी है, जो मौलिक अधिकार है 19 मौलिक अधिकार है और जो डीपीएसपी है वो क्या है, वो है आपके मौलिक अधिकार और डीपीएसपी क्या है, वो दोनों के दोनों क्या है, पूरक हैं। पूरक मतलब कि परस्पर पूरक, मतलब जैसे कि आपने कभी चाय देखी है, चाय में अगर आपने चीनी तो डाल दी, उसी तरीके चाय पत्ती, चाय बिना दूध के बन सकती है लेकिन चाय बिना चीनी की बन सकती है क्या? अगर भारत की बात नहीं बन सकती। बिना चाय में अगर आप बिना चाय पत्ती की कल्पना कर सकते नहीं। एक दूसरे क्या है, मतलब कि अगर डीपीएसपी को लागू करना है तो मौलिक अधिकार भी चाहिए, और मौलिक अधिकार को लागू करना है तो आपको डीपीएसपी की भी जरूरत पड़ेगी। कहीं कहीं डीपीएसपी नहीं लागू हो सकते, कहीं कहीं मौलिक अधिकार लागू नहीं हो सकते, तो इसके लिए हमें एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है? 1976 में एक मुकदमा और आता है। 1976 में क्या मुकदमा आता है आपका, ये आता है आपका वी एम थॉमस बनाम आपका केरल सरकार। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक चीज़ बोला गया कि जो क्या कहते हैं आपके मौलिक जो क्या कहते हैं राज्य है उसका काम क्या है, उसका राज्य का काम क्या है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में संतुलन बनाए रखें। बनाए रखे, संतुलन बना रहे, मतलब कि ऐसा ना हो कि ये ज़्यादा बढ़ जाए और इसकी वैल्यू खत्म हो जाए, या फिर ये ज़्यादा बढ़ जाए इसकी वैल्यू खत्म हो जाए। दो सरकार का काम क्या है, इसके बीच में संतुलन बनाए रखना, ठीक है? और इसी के आधार पर सरकार समय समय पर संविधान संशोधन कर सकती है, ठीक है? अब बात करते हैं 1918 में। 1919 में आता है मिनर्वा मिल्स। ये आपको ऊपर दिखा 1918 में क्या आता है, मिनर्वा मिल्स बनाव। ये मिनर्वा मिल्स कहाँ पे थी, कर्नाटक में थी, ठीक है? इस बनाव केंद्र सरकार, ठीक है? यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या, इसमें हुआ क्या था, देखो मान एक मिल थी, उसको इंदिरा गांधी ने क्या था, राष्ट्रीयकरण कर दिया था, मतलब कि इसको केंद्र सरकार के अधीन ला दिया था, ठीक है ना? अब हुआ क्या, अब डीपीएसपी के आधार पर, ठीक है? ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मिलर में जो मिल थी ना, बहुत फ़ायदा दे रही थी, बहुत प्रॉफिट हो रहा था इसका, बहुत इतना प्रॉफिट होता था पूछो मत, ठीक है ना? तो इसका जैसे कि कुछ सालों पहले जो क्या कहते हैं आपका जो आपका एयर इंडिया थी, इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया था, तो सारा पब्लिक कर दिया था सरकार, लेकिन अब दोबारा इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया गया है, ठीक है? अब ये पहुँचा मुकदमा न्यायालय में। तो क्या कहते हैं, न्यायालय में बोला कि जो डीप मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में आप डीपीएसपी के आधार पर, अगर मान के चलो कोई आप ऐसा कानून बनाते हैं जो क्या कहते हैं मौलिक अधिकारों को परिवर्तन कर रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद किस में कहा गया है, शुरुआत में बोल दिया गया है कि आप ऐसा कानून नहीं बना सकते जो मौलिक अधिकारों का हनन कर सके, ना उसको पहले ना बाद में, ठीक है? इतना समझ में आ गया आपका? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं, कुछ अंतर स्पष्ट कर लेते हैं, मौलिक अधिकारों में नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है, ठीक है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मौलिक अधिकार यूएसए से लाए गए, ठीक है? और नीति निर्देशक जो तत्व थे वो आयरलैंड के संविधान से लाए गए, ठीक है? इसका भाग 3 में चर्चा मिलती है, इसके भाग 4 में चर्चा मिलती है, ठीक है? ये नैसर्गिक है, मतलब कि अन्य क्या बोलते हैं उसको, इसको एक
आपके कंपल्सरी है, मैंडेटरी है ना? ये जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन ये नैसर्गिक नहीं है। सरकार उसको लागू बा सरकार करने के सरकार को लागू करने के बाद मिलता है। ये इसको ज़्यादा समझ मत, ठीक है? इसको ज़्यादा मत समझाओ, ठीक है? चौथे में क्या बोला गया आपको, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है तथा मतलब कि इस पे आप इन्फोर्स करवा सकते हो डायरेक्ट। अगर मान के चलिए इसका हनन होता है, सीधा आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन ऐसा व्यवस्था नीति निर्देशक के संबंध में नहीं की गई है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये सरकार की शक्तियों को घटा देता है, ठीक है? लेकिन ये सरकार की शक्तियों को बढ़ा देता है, ठीक है? इसके पीछे कानूनी मान्यता और इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। ये निलंबित हो सकता है, लेकिन ये निलंबित नहीं हो सकता। क्यों निलंबित? देखो, नीति निर्देशक को निलंबित नहीं कर सकते, कभी भी याद रखिएगा। क्योंकि एक चीज़ बताओ ना, जो चीज़ है ही नहीं उसको निलंबित कैसे कर सकते हो आप? सरकार ने ओबीसी बोल रखा है, इसको लागू कर भी सकते हो, आपकी मर्जी है। नहीं तो नहीं कर सकते, खत्म। ये व्यक्ति के भलाई के लिए, ये समाज की भलाई के लिए, ठीक है? यही फ़र्क था। देखो, ये निलंबित कर सकते हैं, उसको निलंबित नहीं कर सकते। देखो, मान के चलिए कि आपने बोला कि राजू है, राजू की राज अ, राजू की पत्नी को 5 लाख मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे। राजू की पत्नी को 5 लाख मिलेंगे। उसने बोला राजू की पत्नी को 5 लाख मिलेंगे, 5 लाख। हाँ, 5 लाख मिलेंगे। अब राजू ने बोला सर मेरी तो शादी नहीं हुई है। इस एग्जाम्पल से आप समझ लेना, ठीक है, जो मैं कहना चाहता था, ठीक है? अब बात करेंगे मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा करेंगे हम अगले पार्ट में, ठीक है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, ठीक है निमित। और आई होप यू प्रिपरेशन कोई आपकी सही चल रही होगी, ठीक है ना? जितना हो सके प्रिपरेशन कीजिए। और मेरा अगर अगर आपको ज़रूरत है तो आप मैं व्हाट्सएप ग्रुप दे देता हूँ, उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? धन्यवाद।